नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के YouTube चैनल पर। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं आपका CUET 2026 में बायोलॉजी डोमेन के लिए क्या सिलेबस है, और उसी के साथ हम समझेंगे कि पिछले जो 2022 से लेकर के 2025 तक जितने भी पेपर्स आए हैं उनके अंदर चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपके लिए 2026 के लिए अच्छी साबित होंगी ताकि आप अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर कर सकें बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा बैच है उमंग बैच वो स्टार्ट हो चुका है CUET UG के लिए, और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में ही स्टार्ट हुआ है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको जितने भी क्लासेस होंगी उनके जो हैंड रिटन जो टीचर्स के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पेशल ऑफर भी अभी चल रहा है, 10% डिस्काउंट्स इस पे 28 जुलाई तक आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आप जल्दी से अपनी सीट बुक कर लीजिए इसमें। ठीक है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। और स्टार्ट करें हम सिलेबस में। तो सिलेबस से समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस मोड में पेपर होता है जनरली, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, कितनी नेगेटिव होता है। तो पूरे पेपर पैटर्न को हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मोड ऑफ पेपर ऑनलाइन। देखिए, जनरली ऑनलाइन होता है। अभी तक जितनी भी CUET एग्जाम्स हुई हैं उसमें एक बार ऑफलाइन पेपर हुआ है 2024 में, लेकिन उसके पहले 2022, 23 और 2025 में भी ऑफलाइन ना होकर के पेपर ऑनलाइन ही हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी 50 कर दिए गए हैं, और 50 में से 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। अगर आप गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा पूरा 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा, 1 आवर। 1 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होता है, और बायोलॉजी के अंदर ये टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो इतने टाइम में आप 2 बार पेपर कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी जो एस्पिरेंट्स बायोलॉजी डोमेन के लिए तैयारी करने वाले हैं उनको टाइम की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ना, 60 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका जो 12th की जो NCERT है वो आपका सिलेबस है। ठीक है, उससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं है। एग्जाम में भी एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाता है। पूरे की पूरे क्वेश्चन, मैं 99.9% बोल सकता हूं कि सारे क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं। NCERT जो आपके सिलेबस में चलती होगी। ठीक है, और NCERT में टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं वो 13 चैप्टर्स हैं, और वो 13 चैप्टर्स आपके 5 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वेटेज भी ज्यादा रहता है। और मैं ये आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि चैप्टर बड़ा हो या छोटा हो, CUET क्या करती है, कई बार छोटे चैप्टर से भी पैराग्राफ बेसिस के क्वेश्चन दे देती है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ दे देगी, उस पर 5 क्वेश्चन दे देगी। तो कई बार छोटे चैप्टर से भी 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उठ करके आ जाते हैं। तो ये हमको नहीं देखना है कि जो चैप्टर है उस छोटा है या चैप्टर का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। कई बार छोटे जो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर कंटेंट कम होता है उनसे भी 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं पैराग्राफ के रूप में। ठीक है, चलो तो रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर फ्लावर की स्ट्रक्चर्स के बारे में, मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, उसके बाद सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में, एपोमिक्सिस के बारे में, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ठीक है, उसके साथ फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं, प्रेगनेंसी पढ़ते हैं, प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटल पार्ट हम जो देखते हैं कि प्लेसेंटा कैसे एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है। तो मानव प्रजनन के अंदर इन सबको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई जो टॉपिक्स हैं जैसे पार्चुरेशन के बारे में
क्लियरली मेंशन है आपके सिलेबस में कि बस एलिमेंट्री आइडिया आपको आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन तो अच्छा पूछ लेता है, तो हम इनको एलिमेंट्री आइडिया के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन पहले मैंने बताया कंटेंट के हिसाब से मत देखना आप, छोटा चैप्टर है लेकिन फिर भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। कई बार पैसेज आ जाता है तो डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, बर्थ कंट्रोल के बारे में, एमटीपी के बारे में, एमनियोसेंटेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियां, यहां से बहुत क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल है, ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, तो इसको भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, ये तो हो गई यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट यूनिट की बात करें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सबसे जो लेंदी यूनिट की बात करें तो यही है। ठीक है, क्वेश्चंस भी यहां से अच्छे खासे पूछे जाते हैं और थोड़ा सा समझने वाली यूनिट है, बच्चों को ज्यादातर यहां पे दिक्कत आती है। तीनों चैप्टर अच्छे हैं, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो इसकी बात करें तो इसे जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले मेंडल के बारे में देखेंगे, उसके बाद उनसे जो डेविएशंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक है, मेंडलिज्म में जो और जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं, प्लियोट्रॉपीज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, फिर लास्ट में हम डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये सब हम देखेंगे जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इस बहुत समझने वाला चैप्टर है, आप समझ के पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, इसके अंदर हम डीएनए, आरएनए, कैसे उनकी प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है, ये सब। उसके बाद ऑपेरॉन मॉडल हम पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, उसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा जाएगा। तो ये सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, डीएनए, वहां के लेवल की बात होती है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवोल्यूशन के अंदर, अब की बार देखा जाए तो इवोल्यूशन से हर एक जो पेपर हुआ था उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से थे। ठीक है, तो जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वहां से ज्यादातर क्वेश्चंस थे। तो इसके अंदर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है, इसमें पैलेंटोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, जीवाश्म जो विज्ञान होता है, कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान के बारे में। इसके अलावा डार्विन का क्या कंट्रीब्यूशन है, नेचुरल सिलेक्शन, वो सब हम देखने वाले हैं। उसके बाद म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-विनबर्ग, इसके अलावा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में ह्यूमन इवोल्यूशन को। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, वो जो एक हायरार्की बनती है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये बात हो गई कौन से चैप्टर, इवोल्यूशन, विकास चैप्टर की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये यूनिट हो गई 2। यूनिट 2 तो हमने अभी तक 2 यूनिट्स देख ली हैं। यूनिट 1 रिप्रोडक्शन, दूसरी यूनिट है आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तीसरी यूनिट की तरफ हम बढ़े तो तीसरी यूनिट में 2 ही चैप्टर्स हैं। थर्ड यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहां से ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 चैप्टर 2 ही हैं, लेकिन यहां से एवरेज जो क्वेश्चंस का रहता है 10 से 12 क्वेश्चंस का एवरेज यहां से इस यूनिट से रहता है। ठीक है, इस यूनिट से अभी मैं आपको और डिस्कस करूंगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस का एवरेज आता है। तो 10 to 12 क्वेश्चंस का एवरेज यहां से देखने को मिलता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, और अब की बार मैंने इस पेपर, ये जो 2025 के अंदर जो पेपर्स हुए थे उसके अंदर मैंने एक ट्रेंड देखा था कि जितने भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस थे वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन या तो माइक्रोब से या फिर बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स ये वहां से पूछे गए हैं। ठीक है, एक आध पैराग्राफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी पूछा गया है ना। अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, आपको पता ही होगा। ऑनलाइन मोड के अंदर जो पेपर्स हैं वो अलग अलग शिफ्ट के अंदर होते हैं, ऑफलाइन में सारे बच्चों का पेपर एक साथ होता है। ठीक है, अब की बार ऑनलाइन था तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर चले थे।
तो इसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर जो पैथोजन से होने वाली डिजीजेज हैं, जितनी भी डिजीजेज हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। HIV कैंसर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ड्रग रिलेटेड, अल्कोहल रिलेटेड जितनी भी अब्यूज हैं, ठीक है, दुष्परिणाम हैं, उन सबको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर, माइक्रोब्स का ह्यूमन के वेलफेयर के अंदर क्या क्या रोल है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या यूज है, सीवेज के अंदर क्या यूज है, ठीक है, एनर्जी कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है। इसके अलावा बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में और बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में, यानी जैव नियंत्रक और जैव उर्वरक के रूप में कैसे, जैव नियंत्रक और जैव उर्वरक के रूप में कैसे माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, कैसे माइक्रोब्स को यूज किया जाता है, वो हम यहां पे देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर लास्ट में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में भी बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, किसने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक कहां से प्राप्त की गई, कौन सी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, वो सब हम यहां पे देखने वाले हैं। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर दो चैप्टर हैं, ठीक है। एक तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। दो यहाँ पे चैप्टर्स आपको, लेकिन यहाँ पे ये दो चैप्टर से ही 9 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और ज्यादातर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। अब की बार जो पेपर हुआ था 2025 के अंदर, उसके अंदर ज्यादातर जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर से पूछा गया था, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे और कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है उसको कैसे हम प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसके क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं, वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोडक्ट प्राप्त किया गया है, ठीक है, वो कैसे उसका एप्लीकेबल है, कैसे एप्लीकेशन उसके हैं, ह्यूमन इंसुलिन को कैसे बनाया जाता है, वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, जीन थेरेपी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्रॉप्स हैं, बीटी क्रॉप्स जिन्हें बोला जाता है, जैसे बीटी टोबैको, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है, बीटी कॉटन बहुत ज्यादा फेमस है। बीटी कॉटन से तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैसिलस thuringiensis से बीटी जीन लिया जाता है। उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो पूरा हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने भी ये 12th के अंदर पढ़ा होगा, 12th जब आपने पास की है तो आपने ऑब्वियसली बात है ये सब चीजें पढ़ी होंगी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है ये सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन यहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलो अब लास्ट, ये तो हो गई 4 यूनिट्स के बाद, ठीक है। तो 4 यूनिट्स हमने देख लिए हैं। पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरा ह्यूमन वेलफेयर वाला, चौथा बायोटेक्नोलॉजी और सबसे लास्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। पहले इसमें 4 चैप्टर्स थे, लेकिन एक चैप्टर हटा दिया गया है। आपने भी नहीं पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल इशू। पहले यहां से 14 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन एक चैप्टर हटने की वजह से यहां से क्वेश्चंस का जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम हुए हैं, ठीक है। और यहां पे लगभग पिछले अगर साल की बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए हैं, ठीक है। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर 2 ही टॉपिक मेन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करें तो म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर हम ग्रोथ देखेंगे, बर्थ रेट देखेंगे, डेथ रेट देखेंगे कि क्या होता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे कि उससे कैसे पॉपुलेशन का अंदाजा लगाया जाता है कि फ्यूचर पॉपुलेशन एक्सपांड करेगी या फ्यूचर पॉपुलेशन कम होगी या डिक्लाइन करेगी। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स को यहां से रिमूव कर दिया गया है ना, एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, एक्सक्लूडेड है। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके जो सिलेबस है उससे एक्सक्लूडेड है ना, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स और एडेप्टेशंस आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इकोसिस्टम जो चैप्टर्स है, इकोसिस्टम जो चैप्टर है इसके अंदर इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम में 4 मेन जो फंक्शन है वो होते हैं, वो हमको अच्छे से पढ़ने, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी
एनर्जी फ्लो, ये जो चारों कंपोनेंट, ये जो चारों फंक्शंस है, यही से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पिरामिड्स के बारे में भी देखेंगे, पिरामिड से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब हम इकोसिस्टम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और सबसे लास्ट चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसके संरक्षण। बायोडायवर्सिटी और इट्स कंजर्वेशन में, जैव विविधता और इसके संरक्षण में अगर हम बात करें तो जैव विविधता और इसके संरक्षण में हम बायोडायवर्सिटी इट्स कंजर्वेशन के अंदर बायोडायवर्सिटी का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का कैसे लॉस हो रहा है, कौन कौन से कारण हैं जो बायोडायवर्सिटी को लॉस करवा रहे हैं, हॉट स्पॉट, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन रेड डाटा बुक रिलीज करता है, सेक्रेड ग्रुव्स, बायोस्फेरिक रिजर्व्स के बारे में हम देखने वाले हैं, पवित्र उपवन, बायोस्फेरिक रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स के बारे में, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, रामसर साइट्स के बारे में। ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, रामसर साइट एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये हुई सिलेबस की बात। अभी तक हमने सिलेबस की बात की है कि 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स में 13 चैप्टर्स हैं, और इन 13 चैप्टर से आपका पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर हम चैप्टर वाइज हम देखें तो ईयरली अगर हम देखें, ईयर वाइज एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कि पर ईयर में कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से यहां से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4, 3, 3, 4, 5, तो हम यहाँ एवरेज लगा सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे हर साल पूछे गए हैं। उसी तरह के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 से 3, लेकिन एक बार यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब आप बता सकते हैं 5 क्वेश्चन, पैराग्राफ आ गया होगा, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 3 से 4, 4 से 5, तो यहाँ पे भी 3 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवोल्यूशन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यानी 2 से 4 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जाते हैं। यस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना। जो 2025 में जो पेपर हुआ था वहां पे हर एक पेपर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से एवरेज पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोब्स की, तो यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन, मैंने बोला था आपको पैराग्राफ यहाँ से जनरली पूछा जाता है, तो 5 क्वेश्चन आना तो लाजमी है, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से भी 5 से 6 क्वेश्चन, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से भी 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये चारों यूनिट बहुत ज्यादा वेटेज वाली हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा रहे हैं। यानी आप अगर इन 4 यूनिट नहीं, 4 चैप्टर, अगर आप इन 4 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो जाएंगे, 20 में जो 100, यानी 100 नंबर तो आप यहीं से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, ऑर्गेनिज एंड पॉपुलेशन, यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इकोसिस्टम, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, ठीक है। तो बीच में ये जो चैप्टर्स हैं 7 से लेकर के और जो 10th तक जो चैप्टर्स हैं, ये बहुत अच्छे वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। लेकिन फिर मैं बोलूंगा बायोलॉजी में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपके नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और बहुत अच्छे कितने? पूरे में से पूरे, ठीक है। और पूरे में से पूरे कब आएंगे? जब आप हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सही करेंगे। और हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन सही कब होगा? जब हर चैप्टर पे आपका फोकस होगा, ठीक है। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको अच्छे से करके जाएंगे। और ये रिकॉर्ड भी है, ठीक है। जैसे अभी आपने हमारे रिजल्ट्स देखे होंगे तो वहां पे देखा होगा कि बायोलॉजी में कितने बच्चों के, लगभग 30+ बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आए हैं, ठीक है। अभी तक पता चल रहा है, और पता ही चल रहे हैं अभी तक कि सर और बच्चों के भी पता चल रहे हैं कि पूरे में से पूरे 250 में से 250 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में अगर आपको कॉम्पीट करना है तो आपको 230+ मार्क्स तो लेकर ही आने हैं, और आप 250 तक टच कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के नंबर्स भी आए हैं, आपने देखा ही होगा बायो में, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, इनके ईयर वाइज मैंने क्वेश्चंस बता दिए कि 2022 में कितने आए हैं, 23-24 बच्चे। चलो अगर हम आगे देखें
तो अब की जो साल है वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको शिफ्ट यहाँ पे बताई गई हैं। 13 से लेकर के 2 जून तक पेपर्स चले थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर वाइज मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप देख लेना एक बार। उसका एवरेज मैंने आपको पिछली टेबल में बता दिया है कि एवरेज कितना है, ठीक है। चलो, और अब हम चैप्टर की बात करें तो रिप्रोडक्शन यूनिट में 3 चैप्टर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे इनसे रिलेटेड जितने भी, जैसे 2023 में 12 सेट हुए थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए 48, यानी पर पेपर कितने क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मैंने सब आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 2025 में 3 से 4 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 2024 में एक ही पेपर हुआ था, ऑफलाइन पेपर था, 2024 में ऑफलाइन पेपर था, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 11 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे 2024 के अंदर, ठीक है। 2023 के अंदर 10.2 क्वेश्चन, एवरेज यहाँ पे लिखा गया है 2022 के अंदर 10.5, यानी 9 से 11 क्वेश्चंस यहाँ से, 9 से 12 क्वेश्चंस यहाँ से इस यूनिट से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी यूनिट है, स्कोरेबल यूनिट है। नेक्स्ट अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत। दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। तीसरा इवोल्यूशन या विकास। अब इन तीनों की बात करें तो अगर हम 2025 की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन, टोटल 9 से 12 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज भी देखें, हर एक ईयर के अंदर 12 क्वेश्चन, 10 से 11, तो हम यहाँ मान लेते हैं 10 to 12 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे ना। 2026 के अंदर 10 to 12 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की, तो यहाँ पे 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजी फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे 5 से 6 क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 4 से 5 क्वेश्चन। टोटल एवरेज की बात करें 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं ना, 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। 2024 में 8 क्वेश्चन, 2023 में 10 से 11 क्वेश्चन, 2022 में 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की, तो बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 5 से 6 क्वेश्चन। टोटल एवरेज की बात करें तो 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। 2024 के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन, 23 के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन, 22 के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन। लेकिन 2025 में यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम ये भी मान के चलेंगे लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार यहाँ पे 10 से 11 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की, इसमें 3 चैप्टर्स हैं और इनके क्वेश्चन वाइज देखें तो 2025 में 8 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 में 12 क्वेश्चन, 2022 में 12 क्वेश्चन, 2023 में 12 क्वेश्न, 2022 में 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हम इस साल के जो अभी 2025 में हुआ है उस पेपर के हिसाब से देखें तो यहाँ से 8 से 11 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये हुआ, हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए कि ईयर वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज। देखो बच्चों, मैं सीधा आपको बता रहा हूं, जितने भी पेपर्स हुए अभी तक 2022, 23, 24 और 25, ठीक है, बहुत सारी शिफ्ट्स हुई हैं, ठीक है। लगभग अगर एवरेज भी लगाएं तो 35 से 40 शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं, ठीक है। और इतने पेपर्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, श्योर। और बायोलॉजी डोमेन की बात करें तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और बायोलॉजी डोमेन में पीवाईक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थंब रूल होता है, आप एक बार तो सिलेबस को समझिए, दूसरा पुराने पेपर्स को समझिए। तो आप सबसे पहले तो अपने जो सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी निकलवाएंगे, अपनी डेस्क पे रखेंगे। दूसरा पीवाईक्यूज
जहां से भी कलेक्ट हो आप PYQs को कलेक्ट करना और PYQs से अपने पेपर को समझना कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टाइप्स में मैं आपको बता दूं तो स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं, इसके अलावा SSR रीजन के क्वेश्चंस तो बहुत कम पूछे जाते हैं, पैराग्राफ के 10 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितनी कथन सत्य हैं, कितने स्टेटमेंट रॉन्ग है राइट है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेबल वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के टाइप होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? PYQ से पता चलेगा, PYQ से अंदाजा चलेगा, आपको पता चलेगा। तो आपको PYQs करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप PYQs पे जरूर ध्यान दीजिए। PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने NCERT पढ़ ली, PYQs कर लिया, तो उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो PYQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो PYQs के बारे में आप ध्यान रखें। यस, नेक्स्ट आपको अगर 2026 का CUET क्लियर करना है तो कुछ बातें आप ध्यान रखिए कि NCERT आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको कभी भी नींद में उठा करके भी बोलें कि ये टॉपिक में क्या लिखा है NCERT में, तो आप लाइन टू लाइन आप उसको पढ़ा दें, ठीक है। तो NCERT पे आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए, NCERT पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। NCERT के जो एक्सट्रैक्टेड नोट्स होते हैं NCERT में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब आपको नहीं पढ़नी है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली हैं क्रिस्प फॉर्म में, आपको वो नोट्स के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में मिल जाएंगी, ठीक है। और इनका मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। ये जो शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, इनका मल्टीपल रिवीजन्स करना है, ठीक है। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपका जो सोर्स है उसको लिमिटेड रखिए और उसका मल्टीपल रिवीजन्स करिए, ठीक है। तभी वो आपको जो अच्छे स्ट्रेटजी के अंदर मानी जाती है और आपके अच्छे नंबर लाने के लिए हेल्पफुल होती है। आपने बायोलॉजी टॉपर जो हमारे यहाँ से रही हैं उनका आपने वीडियो भी देखा होगा, उन्होंने भी ये स्ट्रेटजी बताई है कि मैं क्या करती थी, वो क्या करती थी कि जो नोट्स हैं उनको बार बार पढ़ती थी, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए बायो के अंदर कि जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो NCERT है उसका मल्टीपल रिवीजन करें, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो चीज़ें क्या होती है, दिमाग में स्टक हो जाती हैं, सेटल्ड हो जाती हैं। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो वो तुरंत क्लिक करने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें PYQs की, तो PYQs मैंने अभी बताया PYQs की इंपॉर्टेंट, आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा, आप अपनी जो नॉलेज आप पढ़ोगे उसको अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस, अगर आप PYQs कर लेते हैं, PYQs के बाद आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। आप MCQ की प्रैक्टिस करिए, आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करेगा। फिर मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप टाइम लगा करके टेस्ट दीजिए, उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप जितना टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम में कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं और कितनी एफिशिएंसी के साथ आप कर पा रहे हैं, ठीक है। कितना करेक्टली करना उतना वो नहीं होता है कि आप कितना सही कर रहे हैं, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि जो स्पीड है वो एफिशिएंसी के साथ है ना, आपके जो क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, आंसर जो टिक कर रहे हो वो सही भी होने चाहिए, ठीक है। तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको नेगेटिव है, -1 मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है अब CUET 2026 में क्रैक करने के लिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। उमंग 2026 बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में हमारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। इसके लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू, और मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में, नए टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।